दोस्तों, हर महीने हम आपको बताते हैं कि लास्ट मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने कौन से स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा बाइंग किया और कौन से स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग किया। और जिसको कंटिन्यू रखते हुए आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम बात करने वाले हैं कि अगर हम लास्ट मंथ की बात करते हैं यानी कि सितंबर की, तो सितंबर के मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बाइंग किया और कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा सेलिंग किया। और थोड़ा सा डिटेल में बात करने की ट्राई करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में कि ऐसा एक्शन उन्होंने क्यों लिया। और आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि अगर आपने लास्ट वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कोई भी क्वेश्चंस पूछे थे तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस को पिक करके आज हम वीडियो के सेकंड पार्ट में उनका आंसर करने का ट्राई करेंगे। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पे हम हर वीक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकते हैं। चलिए कम टाइम लेते हुए सबसे पहले बात करते हैं उन 5 स्टॉक्स की जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा बाइंग किया। दोस्तों, सबसे पहले शेयर की बात करता हूं जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा बाइंग किया, तो उस कंपनी का नाम है भारती एयरटेल। भारतीय एयरटेल के बारे में आप सबको पता ही होगा। ये एक टेलीकॉम सेक्टर से कंपनी निकल के आती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,25,000 करोड़ से ज्यादा का है। अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करता हूं तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग शेयर रहा है पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि जब कोरोना की वजह से इसने डिप किया था 400 रुपए के आसपास, उसके बाद स्टॉक ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई थी। एक टाइम पे 570 580 को भी टच किया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे रूलिंग आने थे टेलीकॉम सेक्टर से रिगार्डिंग, और उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे गया। लेकिन उसके बाद फिर इसने एक रिकवरी दिखाई, लेकिन फिर कुछ ऐसी न्यूज आना स्टार्ट हो गई जैसे कि वोडाफोन आइडिया का एक टाइम पे माना जा रहा था कि बंद हो जाएगा और जिसका फायदा डायरेक्टली एयरटेल को मिलेगा, लेकिन वो अभी तक ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और पिछले कुछ महीने की जो रिपोर्ट्स आई थी तो जियो ने काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड किए थे जो चर्न हुए थे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से। तो उन सब न्यूज के चलते स्टॉक का प्राइस काफी नीचे था। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करता हूं तो एक टाइम पे 400 को भी टच किया था, लेकिन उसके बाद करंटली अभी 415 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा बाइंग देखने को मिली है म्यूचुअल फंड की साइड से, और ये हमारी लिस्ट का पहला स्टॉक है क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी बाइंग की है म्यूचुअल फंड कंपनीज ने। दोस्तों, कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी लगातार लॉस बुक कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर एक काफी बड़ी लायबिलिटी है जो इसको गवर्नमेंट को पे करनी है आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो ये था एयरटेल के बारे में जहां पे म्यूचुअल फंड कंपनीज ने सबसे ज्यादा बाइंग किया। अब बात करते हैं सेकंड कंपनी की कि वो कंपनी जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने एयरटेल के बाद सबसे ज्यादा बाइंग किया। दोस्तों, इस लिस्ट की जो दूसरी लार्ज कैप कंपनी है जहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड्स ने, उस कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के बारे में अगर हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो शायद आपको पता ही होगा कि पैसेंजर सेगमेंट का ये मार्केट लीडर है, जहां पे इनका मार्केट शेयर 50% से ज्यादा का है। और पिछले कुछ टाइम से जो रिजल्ट आ रहे हैं पैसेंजर सेगमेंट सेल्स के, वहां पे मारुति सुजुकी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। सितंबर महीने में मारुति सुजुकी का पैसेंजर सेगमेंट के अंदर जो टोटल यूनिट सेल हुआ था उसमें इनका 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर था। और ऑटो सेक्टर में पिछले कुछ टाइम के अंदर हमने देखा है कि काफी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, जिसके चलते यहाँ पे हम अलग अलग सेगमेंट्स में यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली थी। अगर मैं मारुति सुजुकी की बात करता हूं तो म्यूचुअल फंड ने मारुति सुजुकी के अंदर 1087 करोड़ के आसपास का बाइंग किया है सिर्फ एक पिछले महीने के अंदर। तो अगर हम एयरटेल के साथ कंपैरिजन करते हैं तो एयरटेल में 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। उसके बाद दूसरे नंबर पे मारुति सुजुकी है जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट 1087 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है सितंबर मंथ में। दोस्तों, इसके शेयर प्राइस की अगर मैं बात करता हूं तो कोविड सिचुएशन के बाद इसने 4000 का बॉटम टच किया था, जिसके बाद कंपनी में एक अच्छी रिकवरी देखी गई इसके शेयर प्राइस के अंदर भी, और करंटली इसका शेयर प्राइस 6800 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। तो दोस्तों, अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करता हूं तो पिछले काफी टाइम से ऑटो सेक्टर ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर से रिगार्डिंग काफी ज्यादा न्यूज हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एक न्यूज ये भी निकल के आई थी कि मारुति सुजुकी जो पैसेंजर सेगमेंट की गाड़ी है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक और कंपनी है टाटा मोटर्स, जिसके अंदर राकेश झुनझुनवाला ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। उसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो भी बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, 2 लार्ज कैप कंपनीज के बाद अब मैं बात करता हूं 2 मिड कैप कंपनीज की जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा बाइंग किया है। और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है जाइडस वेलनेस। जाइडस वेलनेस की अगर हम बात करते हैं तो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है जिसके अलग अलग ब्रांड्स है, शायद आपने उसका कभी ना कभी यूज किया होगा। शुगर फ्री एक इनका ऐसा ही ब्रांड है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो जाइडस वेलनेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने पिछले एक महीने के अंदर तो 500 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अगर हम जाइडस वेलनेस के कंपनी के साइज की बात करते हैं तो,
क्योंकि एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,000 करोड़ से ज्यादा का है, जिसमें 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के पी रेशो की बात करता हूं तो कंपनी का पी रेशो 70 से ज्यादा है, जो कि एफएमसीजी सेक्टर में नॉर्मली काफी ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट की बात करता हूं तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा रिजल्ट दे रही है पिछले 1-2 क्वार्टर से। तो अगर मैं जून 2020 की बात करता हूं तो कंपनी ने 89 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जून 2019 के साथ, तो तब कंपनी का प्रॉफिट 80 करोड़ था। मतलब कि 10% से ज्यादा का इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो दोस्तों अगर हम जाइडस वेलनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% के आसपास का था। थोड़ा एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊं तो पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर हमने देखा गया कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बेचा है जाइडस वेलनेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यानी कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे काफी ज्यादा बाइंग किया है, जिसकी वजह से शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनके ओनरशिप के अंदर हमें एक स्पाइक देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं लिस्ट की फोर्थ कंपनी की, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर से निकल के आती है। यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसने पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मेंस करके दिया है। इस कंपनी का जो मार्केट लीडर है टीसीएस, उसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक और कंपनी है जिसका नाम है माइंडट्री, जिसमें काफी ज्यादा बाइंग की है म्यूचुअल फंड्स कंपनीज ने पिछले 1 मंथ के अंदर। अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करता हूं तो म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इस कंपनी के अंदर 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ सितंबर के महीने में, जो कि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। अगर हम मिड कैप स्पेस की बात करते हैं तो मिड कैप स्पेस में जाइडस वेलनेस के बाद ये दूसरी कंपनी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बाइंग की है म्यूचुअल फंड कंपनीज ने। दोस्तों माइंडट्री की अगर मैं पी रेशो की बात करता हूं तो इसका पी रेशो 25 के आसपास का है, जो कि कंपेरेबल है बाकी आईटी कंपनीज के साथ, जहां पे नॉर्मली पी रेशो इसी रेंज में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम माइंडट्री के रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूं जो अभी सितंबर 2020 में निकल के आया था, तो आप मेरी स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कि कंपनी का टोटल सेल्स 1914 करोड़ जो सितंबर 2019 में था, वहां से बढ़ के 1926 करोड़ हो गया है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट था सितंबर 2019 के अंदर वो 135 करोड़ था, जो करंटली बढ़ के 254 करोड़ हो गया है। मतलब कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। और पिछले कुछ टाइम की बात करते हैं तो टेक कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके चलते हो सकता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हो। लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने क्यों इन्वेस्टमेंट किया ये उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। दोस्तों बात करते हैं लिस्ट की फिफ्थ एंड लास्ट कंपनी की, जो कि स्मॉल कैप स्पेस से निकल के आती है, जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है सितंबर मंथ में। और इस कंपनी का नाम है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि एक कंपनी है जिसका एक रिसेंट के टाइम में आईपीओ आया था और जिसका आईपीओ काफी अच्छे अमाउंट से ओवर सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो सिर्फ सितंबर के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी के अंदर 700 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों कैम्स के अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6500 करोड़ के आसपास का है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है और इसकी पुरानी डिटेल्स बहुत ज्यादा आसान तरीके से अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट को काफी ज्यादा ध्यान से देखें, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हुई म्यूचुअल फंड की बाइंग की, कि उन्होंने कौन कौन सी कंपनीज को बाय किया था पिछले 1 मंथ के अंदर। अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहां पे हम बात करते हैं उन 5 कंपनीज की जहां पे म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा सेलिंग किया है सितंबर मंथ के अंदर। तो यहां पे मैं आपको एक बार फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी लिस्ट की हमने बात किया वो सिर्फ एक फैक्ट बेस्ड डिस्कशन था। हम ये नहीं बोलना चाहते कि अगर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको भी बाय करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अलग होता है और रिटेल इन्वेस्टर का अलग होता है। अपने रिस्क एपिटाइट को इवेल्युएट करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं पहली कंपनी की, जो कि एक लार्ज कैप स्पेस से निकल के आती है, जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने काफी ज्यादा सेलिंग किया है पिछले 1 महीने के अंदर। दोस्तों बात करते हैं पहली कंपनी की जहां पे म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा सेलिंग किया सितंबर के मंथ में, और ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से निकल के आती है। और ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब कि वहां की मार्केट लीडर है, जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी की बात करता हूं तो इस कंपनी के जो शेयर्स थे म्यूचुअल फंड्स के पास, वहां पे हमें 1400 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग देखने को मिलती है पिछले 1 महीने के अंदर। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के शेयर प्राइस की बात करते हैं तो करंटली इसका शेयर प्राइस
2100 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन कल ही इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया था, लेकिन इसके क्वार्टरली रिजल्ट में हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं ईयर ऑन ईयर। कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है अगर हम इसको पिछले साल के साथ कंपेयर करते हैं तो, और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे इंडिकेशन देखने को मिले हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर। लेकिन अगर हम फैक्ट की बात करते हैं तो HUL लार्ज कैप स्पेस से एक पहली ऐसी कंपनी है जहां पे हमें सबसे ज्यादा सेलिंग देखने को मिली है बाय म्यूचुअल फंड्स इन द मंथ ऑफ सितंबर। दोस्तों बात करता हूं सेकंड कंपनी की जो कि एक बैंकिंग सेक्टर से निकल के आती है और जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करता हूं तो यहां पे म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट 1090 करोड़ के आसपास का सेलिंग किया है इन लास्ट मंथ। और अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करता हूं तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये निकल के आता है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी सारे सेक्टर्स को, यहां तक कि निफ्टी को भी बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म किया है। अगर हम पिछले 2-3 वीक्स की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक ने निफ्टी 50 को भी बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले काफी टाइम से प्रेशर के अंदर चल रहा था। जब से कोविड सिचुएशन आया था उसके ऊपर मॉरिटोरियम लगा दिया गया था। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से रिगार्डिंग अभी भी काफी सारी चीजें चल रही हैं मोशन के अंदर, जिसका रिजल्ट इन कंपनीज को इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर बैंक्स ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई थी, वहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी काफी अच्छी रिकवरी दिखाई थी और इसका शेयर प्राइस 200 रुपीज को क्रॉस किया था। लेकिन अगर हम फैक्ट की बात करते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप स्पेस से सेकंड ऐसी सबसे बड़ी कंपनी है जहां पे म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा सेलिंग किया था। अगर मैं सेलिंग अमाउंट की बात फिर से करता हूं तो यहां पे 1090 करोड़ के आसपास सेलिंग किया गया था बाय म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अगर मैं इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करता हूं तो करंटली 460 के आसपास ट्रेड करता है। कोविड सिचुएशन में जब इसने अपना बॉटम बनाया था उससे लेकर अभी तक ये कंपनी 125% ऊपर आ चुकी है और ये कंपनी एक मिड कैप स्पेस से निकल के आती है जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा सेलिंग किया है इन लास्ट मंथ ऑफ सितंबर। अगर मैं इस कंपनी में सेलिंग की बात करता हूं तो इस कंपनी का जो सेलिंग किया गया है बाय म्यूचुअल फंड उसका जो टोटल अमाउंट है वो 1600 करोड़ से ज्यादा का निकल के आता है। मतलब कि ये एक मिड कैप कंपनी है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है एज कंपेयर टू लार्ज कैप और स्मॉल कैप। मतलब कि इस कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग किया है। दिस इज अ फैक्ट इन मंथ ऑफ सितंबर बाय म्यूचुअल फंड्स। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो इनके प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग में अपने ओनरशिप को 67% से बढ़ा के 91% कर लिया है। मतलब कि इनके प्रमोटर्स ने काफी ज्यादा शेयर्स में बाइंग की है अपनी ही कंपनी की, जिसको नॉर्मली मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट माना जाता है, क्योंकि कंपनी के ओनर्स ही जब अपनी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं मतलब कि मैनेजमेंट को भरोसा हो रहा है कि शायद ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक अजम्पशन होगा कि अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में कितना अच्छा परफॉर्म करेगी उसके बारे में तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। दोस्तों इस कंपनी का अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,000 करोड़ के आसपास का है और इस कंपनी का पी रेशियो 20 का है, जो कि आईटी कंपनीज के टोटल इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा सा नीचे है। दोस्तों मिड कैप स्पेस से सेकंड कंपनी जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग देखने को मिली है उसका नाम है वेबको इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इस कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो ये ऑटोमोबाइल एंसिलरीज का मैन्युफैक्चरिंग करती है और इस कंपनी का जो टोटल शेयर होल्डिंग था वहां पे म्यूचुअल फंड्स ने अपना काफी बड़ा सेलिंग किया है। तो इस मिड कैप कंपनी के जो टोटल शेयर्स म्यूचुअल फंड्स के पास थे उसमें से 1000 करोड़ से ज्यादा का सेलिंग किया है इन मंथ ऑफ सितंबर। लेकिन यहां पे भी एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है, क्योंकि जो मैं आपको हर बार बताता हूं कि सिर्फ एक पैरामीटर के बेस पे आपको किसी भी कंपनी को बाय एंड सेल करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ये देख के आपको लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड इस कंपनी के स्टॉक बेच रहे हैं, लेकिन पैरेलली एक पॉजिटिव चीज ये देखने को मिलती है कि कंपनी के जो स्टॉक म्यूचुअल फंड्स ने बेचे थे उन स्टॉक्स को प्रमोटर ने बाय किया है। मतलब कि प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी के अंदर उनका ओनरशिप 93% के आसपास का है, जो आपको ये भी बताता है कि ओनर्स का कितना बड़ा कन्विक्शन है इस कंपनी की परफॉर्मेंस के अंदर। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ एक न्यूज के बेस पे आपको कभी भी बाय एंड सेल करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसका डिटेल में जाकर एनालिसिस करना चाहिए, जिसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको बाय करना है या सेल करना है। दोस्तों इस कंपनी के बारे में एक और पॉजिटिव चीज है कि ये कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। मतलब कि कंपनी के ऊपर जो डेट लेवल है वो 0 का है। तो ये काफी पॉजिटिव चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि जो भी कंपनी डेट फ्री होती है अगर उस सेक्टर में कभी भी डाउन टर्न भी आता है तो कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता जिसको मंथ ऑन बेसिस या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करना पड़ता है। तो कंपनी को सस्टेन करने में वो चीज काफी हेल्प करती है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स है जो मैंने आपको वेबको के बारे में बताया। चलिए बात करते हैं लिस्ट की लास्ट कंपनी की जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा सेलिंग किया। तो दोस्तों बात करता हूं लिस्ट की लास्ट कंपनी की जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा सेलिंग किया है और ये कंपनी स्मॉल कैप सेक्टर से निकल के आती है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड। इस कंपनी में अगर मैं सेलिंग की बात करता हूं तो म्यूचुअल फंड्स ने जिस वैल्यू के स्टॉक्स को सेल किया वो वैल्यू है 115 करोड़ के आसपास का और इस कंपनी का शेयर प्राइस करंटली 77 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1500 करोड़
के आसपास का है, जो इसको बना देता है एक स्मॉल कैप कंपनी। तो दोस्तों ये एक फैक्ट बेस्ड डिस्कशन था, जहां पे मैं सिर्फ आपको ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि कौन सी कंपनीज ने म्यूचुअल फंड में बाइंग किया और कौन सी कंपनीज ने म्यूचुअल फंड के अंदर सेलिंग किया। यहाँ पे आपको कुछ भी एडवाइस नहीं लेना चाहिए कि आपको इन कंपनीज को डायरेक्टली बाय या सेल कर लेना चाहिए। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि अपनी एक रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद डिसाइड करें कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। अब चलिए जल्दी से बात करते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में और कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं वीरेंद्र शर्मा का। उन्होंने नीचे दिया हुआ एक क्वेश्चन पूछा है कि हम ग्रो से टैक्स रिपोर्ट कैसे ले सकते हैं ताकि आईटीआर में उसको यूज कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर भरना है और उसके लिए आपको ग्रो का टैक्स रिपोर्ट चाहिए स्टॉक्स का, तो आप रिपोर्ट सेक्शन में जा सकते हैं, जो कि आपको सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप वेब या ऐप में कहीं पे भी जाएंगे, वहां पे एक रिपोर्ट सेक्शन है और रिपोर्ट सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा टैक्स रिपोर्ट फॉर स्टॉक्स। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका यूज करके आप पिछले साल का अपना कैपिटल गेन्स के बारे में कैलकुलेट करके अपने आईटीआर को फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको आज की डेट तक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए, वो भी आपको जल्दी ही ग्रो के ऊपर अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको अर्जेंटली वो चाहिए तो आप हमें सपोर्ट पे मेल डाल सकते हैं, उसके बाद आपका पीएनएल रिपोर्ट आपको मेल कर दिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं विवेक वर्मा का, जो नीचे दिया हुआ क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं कि उनको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा पता है, लेकिन बाकी उनको और इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। तो विवेक यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, आपका ये पैसा है जिसको आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट आप इसलिए करते हैं ताकि आपका पैसा आने वाले टाइम में ग्रो हो, और आपका पैसा ग्रो हो ताकि आपकी जो भी एस्पिरेशन है आने वाले टाइम में ताकि जो आपका गोल है आप उसको फुलफिल कर सकें। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा पता है और अगर आपको आगे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना है म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में, तो थोड़ा सा और रिसर्च करते रहें। रिसर्च करने के साथ साथ आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहें। हम ट्राई करेंगे आपको हर एस्पेक्ट के बारे में बताने का, ताकि आप एक खुद से अच्छी रिसर्च करके खुद डिसाइड कर सकें कि आपके लिए एक अच्छा स्टॉक कौन सा होगा। तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। ग्रो के ऊपर जाके आपको हर म्यूचुअल फंड के बारे में, हर स्टॉक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट पेज के ऊपर देखने को मिलती है, जहां पे जाके आप काफी कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते रहें, सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, और रिसेंट में जो जो न्यूज आती है कंपनी से रिलेटेड उनको फॉलो करें, ताकि आपका इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट बने और आप एक अच्छी रिसर्च कर सकें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकें। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि एक अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है कि इन पूरी लिस्ट के अंदर आपको कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, कौन सा स्टॉक सेल करना चाहिए। अपना रीजन भी मेंशन करें, ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।